गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की बात की थी, जिनके आधार पर यह माना गया था कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह संघात्मक है। इसके साथ साथ हमारे भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण भी विद्यमान हैं। भारतीय जो संविधान निर्माता थे वो भारतीय इतिहास के जो तथ्य था कि इससे परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई है तब तक यहाँ पर जो विदेशी जो सत्ताएं हैं वो हावी रही हैं और भारत को पराधीन होना पड़ा है। तो जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो भारत में वापस इसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने जो संविधान निर्माता थे उन्होंने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य किया और इसके आधार पर उन्होंने अनेक जो है एकात्मक जो लक्षण हैं भारतीय संविधान में उनका प्रावधान किया गया था। और आज हम अपने इस व्याख्यान में इन्हीं एकात्मक लक्षणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इन एकात्मक लक्षणों में सबसे पहले हम बात करते हैं इकहरी नागरिकता की। विश्व में जितनी भी संघात्मक व्यवस्थाएं हैं उनमें दोहरी नागरिकता होती है, पहली केंद्र की और दूसरी राज्यों की। लेकिन भारत में जो नागरिकता है उसका संबंध संघ से है और राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। यहाँ व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य का हो लेकिन वह भारतीय ही कहलाएगा। अगली विशेषता है, अगला लक्षण है एकात्मक व्यवस्था के शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। जैसा कि सभी जानते हैं कि संघ व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन केंद्र और राज्य दोनों के मध्य किया जाता है। भारत में संघ सूची में 97 सब्जेक्ट को रखा गया है जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इनके अलावा जो संघ समवर्ती सूची है जिस पर संघ और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, इसमें 47 विषयों को रखा गया है जिस पर दोनों ही राज्य और केंद्र कानून बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों कानून में से यदि कोई विरोध होता है तो वहाँ संघ का कानून ही मान्य होगा, राज्यों की स्थिति नगण्य हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में संघ सरकार के पास कानून बनाने का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी पावर भी अधिक है। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं अर्थात जो सूचीबद्ध नहीं है, जो ना तो संघ सूची में है ना राज्य सूची में है और ना ही जिनका उल्लेख समवर्ती सूची में है, जो ऐसी शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है, इन पर कानून बनाने का अधिकार भी संघ सरकार के पास है। तो हम देखते हैं कि शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो केंद्र सरकार के पक्ष में किया गया है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, यानी हमारे यहाँ राज्यों का अलग पृथक से कोई संविधान नहीं है। इससे पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का जो पृथक संविधान है उसकी व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है और पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में एक ही संविधान लागू है। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। केंद्र सरकार के पास ये पावर है, ये शक्ति है कि वह जब चाहे किसी भी राज्य की जो क्षेत्रफल है उसको बदल सकती है। यदि उसको लगता है दो छोटे राज्य हैं उनको मिला करके एक बड़ा राज्य बना सकते हैं, कोई बहुत बड़े विशाल जनसंख्या या क्षेत्रफल वाले राष्ट्र को दो भागों में पृथक कर सकते हैं, उनके नामों में बदल कर परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी सीमाओं को बदल सकते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं। तो राज्यों के क्षेत्रफल एवं और सीमाओं से संबंधित समस्त अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। नेक्स्ट है एकीकृत न्याय व्यवस्था, यानी हमारे यहाँ जो न्यायपालिका की जो न्याय व्यवस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय और उसके बाद की जो न्यायालय हैं उनका गठन एक पिरामिड की तरह है, यानी सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे दूसरे जो छोटे न्यायालय, उनकी व्यवस्था की गई है। तो
प्राय जो भी संघ व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर राज्य और संघ दोनों के लिए अलग अलग न्याय व्यवस्था होती है, लेकिन हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था यानी एक ही पिरामिड की तरह से न्याय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कि सर्वोत्तम जो पावर है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्र सरकार के अधीन रहती है। अगली जो एकात्मक लक्षण है उसमें है संकट काल के अंदर एकात्मक शासन, यानी हमारे यहाँ जो आपातकालीन जो शक्तियाँ होती हैं केंद्र सरकार के पास, वो केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती है। जब भी आपातकाल लागू होता है, संकट काल केंद्र सरकार को महसूस होता है, तो वहाँ वो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और अपनी सारी जो शक्तियाँ हैं, चाहे वो वित्तीय शक्तियाँ हों, चाहे विधाय व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियाँ हों, या फिर कानून जो सभी जो विषय है राज्य सूची के, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सब केंद्र सरकार अपने पास रख लेता है। तो ऐसी स्थिति में संकट काल की घोषणा में ऐसा लगता है कि जो संघात्मक शासन है वो समाप्त हो जाता है और संपूर्ण देश में एकात्मक शासन स्थापित हो जाता है। अगला है महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था, यानी महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, जैसे कि जो अधिकतर जो संघ राज्य होते हैं उनमें दोहरा कानून होता है, संघ के लिए अलग, राज्यों के लिए अलग। दोहरी न्याय व्यवस्था होती है, दोहरी उच्च नागरिक सेवाएं होती हैं, दोहरा लेखा परीक्षण होता है। लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें संघात्मक शासन होते हुए भी हमारे यहाँ एकीकृत जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित हो, चाहे एकीकृत न्याय व्यवस्था हो, पुलिस व्यवस्था हो, मतलब इन जो सारे जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनमें एक रूपता लाने के लिए उन्होंने जो एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका कि समस्त जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। हमारे यहाँ जो निर्वाचन आयोग है उसकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यही आयोग जो निर्वाचन आयोग है वो संसद के साथ साथ जो राज्यों के विधानमंडल हैं या जो स्थानीय लेवल की जो इलेक्शन है उनको भी ये निर्वाचन आयोग ही करवाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अंडरस्टूड है कि जो समस्त पावर है वो राष्ट्रपति के हाथों में, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग के पास आ जाती है। नेक्स्ट है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्यों के जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल हैं, उसी तरह से केंद्र में जो कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति चूँकि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनके कृपा मात्र ही, यानी जब तक वो राष्ट्रपति चाहता है तभी तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। तो इस तरह से जो राज्यपाल है वो केवल केंद्र सरकार की कठपुतली बन करके रह जाते हैं, उन पर केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है और वो जैसा केंद्र सरकार चाहती है उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास अधिक है, तो राज्यों को अनुदान के लिए या बहुत बड़े जो उनको वित्तीय जो कार्य होते हैं उनके लिए केंद्र सरकार की ओर ताकना होता है। उनकी कृपा के लिए, उनके दान से, अनुदान से ही वो जो राज्य सरकार है वो अपने कार्यों को संपन्न करती रहती हैं। और ऐसी स्थिति में यदि केंद्र और राज्य दोनों में ही अपोजिट गवर्नमेंट है तो ऐसी स्थिति में राज्यों को लिए जो आर्थिक सहायता के लिए केंद्र पर पूरी तरह से निर्भर होना पड़ता है, जिससे कि उसकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाती है। अगला है राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जो भी संघात्मक राष्ट्र हैं उनमें सब में जो राज्यसभा है उसमें सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। लेकिन भारत में ये जो आकार और आबादी के आधार पर चूँकि राज्यसभा में स्थान प्राप्त होता है, इसलिए छोटे राज्यों की स्थिति वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अगला है राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। साधारणतः तो जो राज्यों में कानून बनते हैं वो राज्यपाल की
अनुमति से या उनके हस्ताक्षर से कानून बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन पर कि राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। तो जब तक उन कानूनों पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती है तो राज्य उन पर कानून नहीं बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति की स्थिति से सुदृढ़ होने के कारण जो राज्यों की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। अगला है अपेक्षाकृत सुपरिवर्तनशील संविधान। एकात्मक शासन जहाँ भी होता है वहाँ पर संविधान में संशोधन आसानी से हो जाते हैं। हमारे भारत में भी जो संशोधन प्रणाली है वो अलग अलग है। कुछ विषय हैं जिन पर कि केवल संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर संसद के दोनों सदनों के जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके साधारण बहुमत के अलावा दोनों सदनों के 2/3 बहुमत जरूरी है। उसके अलावा कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर संसद के दोनों सदनों के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो हमारे यहाँ जो संशोधन है वो बहुत कठिन भी नहीं है तो बहुत सरल भी नहीं है, और वो एकीकृत जो एकात्मक शासन की जहाँ एकात्मक शासन वाले जो राष्ट्र हैं उनके समान ही हमारे यहाँ संशोधन की प्रणाली है। अगला है केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। जब भी कभी दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य मतभेद उत्पन्न होता है तो वहाँ जो विवादों का जो निपटारा करने का जो शक्ति है वो संघ के पास है। केंद्र सरकार के पास ही समन्वयकारी शक्तियाँ हैं। केंद्र सरकार ही वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय तथा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदों का गठन करती है और इन सब परिषदों के माध्यम से केंद्र सरकार का राज्य सरकारों पर नियंत्रण रहता है। तो ये सारी जो शक्तियाँ थी वो एकात्मक शक्तियाँ थी जो कि यह शो करती हैं कि भारतीय संविधान जो है संघात्मक तो है लेकिन वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। ये शक्तियाँ तो हमारी संविधान में वर्णित है, लेकिन इनके अलावा कुछ अलग से शक्तियाँ भी हैं जो कि हालांकि संविधान में जिनका वर्णन नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे यहाँ शोभित होती हैं, दिखती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व। जब भी ये हमारे यहाँ बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, या वर्तमान में देखें तो हम भी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हम देखें तो इनका जो पर्सनैलिटी है, इनका जो व्यक्तित्व है इतना ज़्यादा चमत्कारी है कि इनके आगे जो राज्यों की स्थिति है वो बहुत गौण होती है, बहुत दयनीय होती है। और ऐसा लगता है कि हमारे पूरे देश में केवल एकात्मक शासन व्यवस्था है और केवल केंद्र सरकार ही सारी राज्यों की शासन व्यवस्थाओं को संचालित कर रही है। अगला है योजना आयोग। सन 1950 से योजना आयोग की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, जिसके माध्यम से जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास संचालित होती हैं और योजना आयोग अपने कार्यों को लगातार विस्तार करती रहती है। आज ऐसा लगता है कि रक्षा संबंधी कार्यों को छोड़ करके प्रशासन के सभी क्षेत्रों में जो भावी विकास हम करना चाहते हैं या भविष्य में जो विकास करना चाहते हैं उसकी प्रमुख जो निर्णायक स्थिति है वो योजना आयोग के पास है। और चूँकि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं इसलिए केंद्र सरकार इसके ऊपर बहुत प्रभावशाली रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। जिस तरह से योजना आयोग है उसी तरह से एक निकाय है जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से है। ये बहुत प्रभावशाली है और जो इसका जो लक्ष्य है वो योजना आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करता है। तो यह जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यह योजना व्यवस्था की एक शीर्ष संस्था है और यह संपूर्ण देश में कार्य करती है जो कि केंद्र सरकार की स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देती है। इसके साथ साथ एक और भी जो पावर है इसके एकात्मक व्यवस्था के कि मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्ट आचरण के आरोप और जांच में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका।
आज हम देखते हैं कि जितने भी प्रधान मुख्यमंत्री हैं उन पर किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया रहता है, और उनकी जब जांच की जाती है तो वो सीबीआई के द्वारा की जाती है। और सीबीआई चूँकि एक केंद्रीय संस्था है, केंद्रीय एजेंसी है, तो ये जांच होती है, इन जांचों के माध्यम से जो केंद्र सरकार है वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों पर अपना नियंत्रण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसमें संघात्मक व्यवस्था की और एकात्मक व्यवस्था की सभी तरह के लक्षण मिलते हैं। तो इस कुछ बातों में हम देखते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो संघीय व्यवस्थाओं से भिन्न है, और कुछ जो लक्षण है उनके आधार पर जो हमारा संविधान है वो एकात्मक शासन व्यवस्था से भिन्न है। इस संबंध में जो हमारे दुर्गादास बसु हैं उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान ना तो नितांत संघात्मक है और ना ही एकात्मक, बल्कि ये दोनों का मिश्रण है, और ये एक अनोखे प्रकार की मिश्र शासन प्रणाली है। इसी संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि भारतीय संविधान को संघवाद के कठोर ढांचे में नहीं ढाला गया है, यानी भारतीय संविधान में पूरी तरह से संघवाद स्थापित नहीं है, बल्कि संघात्मक व्यवस्था तो हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी वह एकात्मकता की ओर झुकी हुई है, क्योंकि संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ जो भारतीय इतिहास है उसकी पुनरावृत्ति हो। केंद्रीय सरकार को वो बहुत ज़्यादा निर्बल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राज्यों के साथ साथ राज्यों को शक्तियाँ तो प्रदान की, लेकिन संघ की तुलना में उसको शक्तियों को कमज़ोर रखा गया है। इसीलिए संघ को पर्याप्त शक्तिशाली बनाया गया है। तो हमने देखा कि भारतीय जो संविधान है वो एक तरफ संघात्मक तो है, लेकिन वे एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर झुकाव लिए हुए हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे भारतीय संघवाद की प्रकृति, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।